नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत 24 और मैं हूं आपके साथ शाजिया निसार। वक्त हो चला है दिन की सबसे बड़ी बहस का। पब्लिक है, सब जानती है और आज का मुद्दा एक बार फिर से राजधानी दिल्ली और राजधानी दिल्ली की सियासत। दिल्ली में आम आदमी पार्टी वर्सेस बीजेपी एक बार फिर से हो रहा है, क्योंकि दोनों एक बार फिर से आमने सामने आ गए हैं। एक बार फिर से आम आदमी पार्टी के ऊपर, केजरीवाल के ऊपर बीजेपी के द्वारा गंभीर आरोप लगाए गए हैं। तो इसी मुद्दे पर करने जा रहे हैं आज बड़ी बहस, यानी कि बड़ी चर्चा। शुरुआत करूं इस चर्चा की उससे पहले आपके सामने रख देती हूं रिपोर्ट। फिर शुरू हुआ बीजेपी और आप के बीच घमासान। शराब घोटाले पर सियासी संग्राम, दिल्ली में प्रचंड प्रदर्शन। ईडी की चार्जशीट बनी बीजेपी का नया हथियार। घोटाला तुम करो, 12% का 6% किकबैक तुम लो, शराब के अवैध ठेके तुम खोलो और आरोप तुम भाजपा पे एजेंसी पे लगा दो। शिक्षकों के मुद्दे पर फिर केजरीवाल ने छेड़ी जंग। जहां एक तरफ दिल्ली से सीख के दूसरे राज्य अब अपने टीचर्स को विदेश भेज रहे हैं, दिल्ली के अंदर गंदी राजनीति की वजह से इस काम को रोकने की कोशिश की जा रही है। केजरीवाल ने एलजी से पूछा, दिल्ली के बच्चों से इतनी नफरत क्यों? पिछले कई दिनों से फाइल एलजी ऑफिस में पड़ी हुई है और अब फिर से ऐसा लगता है कि मार्च की ट्रेनिंग भी कैंसिल हो जाएगी। बीजेपी बनाम आप में जनता का फायदा या नुकसान? और ऐसे में मैं पूछ रही हूं 5 सवाल। पहला सवाल, क्या फिर शुरू हुआ बीजेपी और आपके बीच घमासान? ये मेरा सबसे महत्वपूर्ण सवाल है। दूसरा सवाल, क्या ईडी की चार्जशीट बनी बीजेपी का नया हथियार? मेरा तीसरा सवाल क्या है, प्रचंड प्रदर्शन से क्या इस्तीफा देंगे केजरीवाल? चौथा सवाल, दिल्ली में कब तक चलेगा एलजी बनाम केजरीवाल? और पांचवा और आखिरी सवाल, बीजेपी और आपकी जंग में जनता का कितना फायदा, कितना नुकसान? क्योंकि जनता बेचारी क्या करती है, जनता बेचारी तो वोट करती है। और इसीलिए बहस की शुरुआत करें उससे पहले बता देते हैं कि किन मुद्दों पर फिर आप बनाम बीजेपी शुरू हो चुका है। पहला मामला क्या है, शराब घोटाले को लेकर बीजेपी का प्रदर्शन। दिल्ली में आपके ऑफिस के बाहर प्रदर्शन हुआ है। एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की। आपने घोटाले के पैसे को चुनाव में लगाया, यह आरोप लगा। गोवा विधानसभा चुनाव प्रचार में इस्तेमाल किया। बीजेपी ने केजरीवाल के इस्तीफे की इसी के साथ मांग कर दी। दूसरा मामला क्या है, यह भी जान लीजिए। पंजाब के 36 प्रिंसिपल ट्रेनिंग के लिए सिंगापुर जा रहे हैं। केजरीवाल ने ट्वीट कर प्रिंसिपल्स को बधाई दी। पंजाब के बच्चों के भविष्य के लिए बेहतर केजरीवाल, यह कहा गया। एलजी साहब से मेरी गुजारिश है, दिल्ली के टीचर्स को भी ट्रेनिंग के लिए फिनलैंड जाने दे। केजरीवाल की ओर से बड़ी बातें कही गई। दिल्ली के टीचर्स और बच्चों से एलजी इतनी नफरत क्यों करते हैं? इसी के साथ केजरीवाल ने यह भी आरोप लगाते हुए सवाल पूछ लिया। तो इन्हीं बातों की, इन्हीं मुद्दों की, इन्हीं आरोपों के इर्द गिर्द आज की बहस रहने वाली है। कौन कौन खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हैं जल्दी से आपको बता देती हूँ। डॉक्टर कौशलकांत मिश्रा हमारे साथ रहेंगे बीजेपी से, डॉक्टर ओनिका मेहरोत्रा प्रवक्ता है कांग्रेस पार्टी की, डॉक्टर राजीव त्यागी है आम आदमी पार्टी के नेता है, शैलेंद्र दुबे है राजनीतिक विश्लेषक के मौजूद रहेंगे, परविंदर सिंह सेठी जी है वो मौजूद रहेंगे इस डिबेट में हमारे साथ, प्रियंका राणा है राजनीतिक विश्लेषक है वो मौजूद रहेंगी, माया सिंह है राजनीतिक विश्लेषक है इस डिबेट में, इस बहस में मेरे साथ और आपके साथ मौजूद रहेंगे। सभी खास मेहमानों का भारत 24 पर बहुत बहुत स्वागत करती हूं और शुरुआत करने जा रही हूं डॉक्टर राजीव त्यागी के साथ। डॉक्टर राजीव त्यागी, आपको आवाज मिल पा रही है मेरी? सबसे पहले ये बताइए। जी हाँ, राजीव जी, एक बार फिर से राजधानी दिल्ली में क्या हो रहा है? बीजेपी और आम आदमी पार्टी आमने सामने आ गए। एक बार फिर से गंभीर आरोप आप लोगों के ऊपर लग गए हैं और इस बार तो एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट खुद आरोप लगा रहा है। देखिए शाजिया जी, बीजेपी इस समय बुरी तरह से फंस गई है, क्योंकि एक तरफ उनका जो बजट है वो पूरी तरह से फ्लॉप हो चुका है, दूसरी तरफ उनको शिक्षकों को ट्रेनिंग के लिए वो नहीं भेज रहे, जिसको लेके दिल्ली की जनता उनसे नाराज है।
और बाकी जितने भी इनके काम हैं उससे कोई भी इस समय पर खुश नहीं है। अच्छा, इनको इस समय पर मैंने सवाल आम 2024 आदमी का- पार्टी पे पूछा था राजीव जी, हाँ, सुन नहीं पाए शायद आप मैं- बीजेपी मैं- पर मैं- जवाब देने लगे। मैं सुन लिया। तो इस चक्कर में ये इस उल्टे सीधे इल्जाम लगाने की कोशिश कर रहे हैं, और इन सब चीजों से ये पहले भी कोशिश कर चुके हैं, लेकिन इनसे सबसे कुछ होने वाला नहीं है। जनता सब जानती है, पब्लिक सब जानती है और सब देख भी रही है। बड़ी बात कही जा रही है राजीव जी की ओर से, शैलेंद्र दुबे जी, की जनता सब जानती है, पब्लिक सब जानती है सच्चाई क्या है। बीजेपी चाहे जितने भी आरोप लगा ले, लेकिन सच की मुहूर्त आम आदमी पार्टी पहले भी थी और आज भी है, भविष्य में भी रहने वाली है। साजिया जी, मुझे बड़ा ही हास्यास्पद लगता है जब एक ऐसी पार्टी जो कि परंपरागत जितने भी राजनीतिक दल हैं उनके तुलना में क्लेम करके ये आए थे, इन्होंने CCC फॉर्मूला के तहत, वो क्या था, करप्शन, क्राइम और कैरेक्टर, इनमें शुचिता की बात की थी। देश में राजनीतिक दलों की कमी तो थी नहीं, भाजपा, कांग्रेस, एक लंबी फहरिस्त है। आप तो इन सबसे अलग करके दिखाने वाले थे ना। और अभी ये विषय जो है, जब ईडी ने चार्जशीट फाइल की है, और चार्जशीट का मैं क्रक्स आपके सामने रखना चाहता हूं। सी अरविंद कौन है, विजय नायर कौन है। सी अरविंद जो कि मतलब एक दानिश अधिकारी है और डिप्टी चीफ मिनिस्टर के सचिव रह चुके हैं, उन्होंने बाकायदा बयान, उनके बयान का कोई मायना है या नहीं है, इसमें जनता का क्या लेना देना है। दूसरा, आपके विजय नायर कौन है। विजय नायर आपके आम आदमी पार्टी के कम्युनिकेशन के इंचार्ज हैं, उनके बयान का कोई मायना है या नहीं है। और आपको इतना जो है कि जनता फैसला तय करेगी। हाँ, ये बात ठीक है, हर आदमी क्लेम करता है। आप पूर्व में देखेंगे जो अपराधी गैंग रेप भी कर लेते हैं, निर्भया कांड का मैं आपको रेफरेंस कोट करता हूं, लास्ट मोमेंट तक वो हत्यारे ये कह रहे थे कि नहीं हम तो मतलब जो है निर्दोष हैं। अल्टीमेटली क्या हुआ, सजा हुई ना। तो तमाम जो लोग एक्यूज होते हैं वो लास्ट मोमेंट तक यही प्रयास करते हैं कि नहीं जी हमने कुछ नहीं किया। आपको इंतजार करने की आवश्यकता है, आपको जनता का सहारा मत लीजिए, क्योंकि मामला आप सब जुडिस है, अब जनता का इसमें कोई रोल नहीं है। आपको इंतजार करना चाहिए, साक्ष्य आपके खिलाफ है। ईडी, आप मान लीजिए हम लोग पैनल पे 4 लोग खड़े हुए, या तमाम जो देश में अन्य लोग हैं, किसी भी तरह की जो फाइनेंशियल इरेगुलेशन आती है, लोग कहां जाते हैं, पुलिस के पास जाएंगे इन्वेस्टिगेशन के बाद। और मैं सबसे बड़ी टाइमिंग की बात करता हूं, ये लोग तमाम आरोप लगाते थे जिस समय 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव थे, उसके बाद 2 राज्यों के विधानसभा चुनाव। इस ईडी ने चाहना, अगर ये बाइस्ड होते, अगर मैलिफाइड इंटेंशन के साथ में होते तो चुनाव से पूर्व होता ना, लेकिन अभी तो कोई चुनाव नहीं है ना। तो अब इनका सिरे से अभी तो कोई चुनाव नहीं है, तो फिर इस प्रकार की बातें और बयानबाजी क्यों की जा रही है कि ये बीजेपी का प्रोपेगेंडा है। इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट के ऊपर विश्वास क्यों नहीं करती है आम आदमी पार्टी, सवाल ये। डॉक्टर ओनिका मेहरोत्रा, आप तक आवाज पहुंच पा रही है मेरी? जी आ रही है। ओनिका जी, बात तो आपने मेरी सुन ही ली होगी। जो बात मैं कह रही हूं वो बात शैलेंद्र जी ने कही। उन्होंने कहा कि अभी तो कोई चुनाव नहीं है, तो फिर इस प्रकार की बयानबाजी क्यों की जा रही है कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट का गलत इस्तेमाल कर रही है बीजेपी? मैम, 2 पैरामीटर्स में आपको देखना पड़ेगा, खासकर एमसीडी चुनाव में देखिए, अब माने ना माने आम आदमी पार्टी को प्रचंड बहुमत मिली है और बीजेपी को मिली है, लेकिन थोड़ी कम मिली है। तो शायद ये वो नाक की लड़ाई आ रही है, ये आड़े हाथ आ रही है। देखिए, आप कॉन्स्टिट्यूशनली क्या करेक्ट है मैं इतना तो नहीं बता पाऊंगी, आपके एक्सपर्ट्स बता पाएंगे, लेकिन एलजी का 10 एल्डरमैन का मनोनीत करना, बिना सीएम से कंसल्ट करना, तमाम वो बातें मैम ऑब्जेक्शनेबल तो है ही। चलिए उन्होंने 10 बना दी, कोई बात नहीं, उनका वोटिंग राइट भी नहीं है, बीजेपी को पता है और आम आदमी को भी पता है। जब इन सबको रूल्स पता हैं, फिर मैम एमसीडी में घमासान क्यों किया इन्होंने, क्यों नहीं मेयर दिया? दिल्ली की जनता ने इनको विधानसभा में भी बहुत बहुमत दिया मैम, और ऐसे ही इनको एमसीडी में भी दिया। तो जब एक सरकार को इतनी बहुमत दी है बीजेपी को, उनको काम करने देना चाहिए था। और अगर काम नहीं करते मैम, तब खटखटाते कि देखिए पावर दी है, आपको बजट भी मिला है, फिर भी काम नहीं कर रहे। आप कूड़ा पॉलिटिक्स की बात करके आए थे, आपने कहा था कूड़े का ढेर है, वो कुछ भी नहीं, उनको मौका मिल रहा है आम आदमी पार्टी को ये काम नहीं करने का। तो बीजेपी एक तरह से उनको रास्ता दे रही है कि और मत काम करिए और एलिगेशन लगते रहे। तो मैम कहीं ना कहीं दोनों मिलीभगत आपको नजर आ रही है कुल मिलाकर के? काफी हद तक मैम देखिए, अब जनता का तो हमेशा रहा है,
जनता ने हमेशा अपनी भलाई के लिए एक सेम पार्टी को चुनने की इस बार पहली बार कोशिश की है कि चलिए, केजरीवाल जी हमेशा ये कहते हैं कि एमसीडी में पार्षद भी केजरीवाल के और विधायक भी केजरीवाल के, हो सकता है ये करने से हमको ज्यादा फ्रीबीज मिल जाएंगे, हो सकता है हमें और जो बिजली मुफ्त मिल रही है और ज्यादा मिल सकती है। जाहिर सी बात है जनता को अट्रैक्शन रहेगी इस चीजों की, लेकिन शायद उससे खरा नहीं उतरे दोनों पार्टी, और ये सिर्फ बेवजह की लड़ाई है मैम, बेवजह की देखिए, लड़ाई की। और शीला- डॉक्टर कौशल कांत ओनिका जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कौशल कांत जी बीजेपी से हैं। कौशल कांत जी, आरोप लग रहे हैं आम आदमी पार्टी के द्वारा कि बीजेपी तो एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट का गलत इस्तेमाल करती आई है और अब भी वही गलत इस्तेमाल कर रही है। तो मेरा ये सवाल इसी आधार पर कि इतना गलत इस्तेमाल आप लोग क्यों करते हैं? देखिए, ईडी अपना काम कर रही है और जिस तरीके से शराब के घोटाले में करीब करीब 2800 करोड़ रुपए का जो नुकसान हुआ है, इसके बारे में तो जांच करनी चाहिए ना। अगर ये वही पार्टी है ना जो कहती थी कि अगर कोई एलिगेशन लगे तो फिर रेजिग्नेशन हो, इन्वेस्टिगेशन बाद में हो, तो यहाँ तो एलिगेशन भी है, इन्वेस्टिगेशन भी है, पर रेजिग्नेशन कहीं नहीं है। न शराब मंत्री का, न शिक्षा मंत्री का, न मुख्यमंत्री का, क्योंकि दोनों के नाम तो आए हैं उसके अंदर। उप मुख्यमंत्री का भी नाम आया है, एक ही आदमी 3 पद पे है, और जो मुख्यमंत्री है वो मुख्यमंत्री विदाउट पोर्टफोलियो है, उसको वो किसी जिम्मेदारी में नहीं आते। तो समस्या क्या है कि अगर इन्वेस्टिगेशन हो रही है तो इन्वेस्टिगेशन में जो चीजें सामने आई है उसको एक्सेप्ट करे ना। और अगर प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन में आया है कि इतने 100 करोड़ रुपए का जो मुनाफा लेकर के इनका जो दोस्त था विजय नायर, जिसने गोवा के इलेक्शन में खर्च किए हैं, ये चीजें तो साक्ष्य के तौर पे ईडी ने बताई है ना, ये हमारा एलिगेशन नहीं है। अब ये एक इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी के द्वारा फाइंड आउट किया गया फैक्ट है, उस फैक्ट को डिनाई करने के लिए आप कुछ भी एलिगेशन लगाएंगे, आप इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी पे क्वेश्चन कर देंगे। ये लोग तो वो लोग हैं, अभी दिल्ली में जीत गए तो ईवीएम सही हो गई, दिल्ली में नहीं जीते थे या कहीं हार जाते हैं तो ईवीएम खराब हो जाती है। तो ये जो एजेंसियों के ऊपर सवाल उठाना, ये चीज ये बताता है कि इनके अंदर जो करप्शन है वो सामने आ गया है, जिसको कि इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज फाइंड आउट कर रही है। और मुझे लगता है कि अगर प्राइमरी तौर पे फर्स्ट फाइंडिंग रिपोर्ट में ये आया है कि इनके लोग इन्वॉल्व हैं, तो इन्हें रिजाइन करना चाहिए, इसमें क्या बुरी बात है। और हम डिमांड करेंगे ही करेंगे, इसका बाकी चीजों से क्यों लेना देना। ठीक है, आप लोग डिमांड करेंगे ही अपने आप को करेंगे, prove इसका कीजिए। बाकी चीजों से क्या लेना देना और क्यों लेना देना। परविंदर सिंह सेठी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। परविंदर सिंह जी, केजरीवाल जी कह रहे हैं कि पंजाब के जो प्रिंसिपल हैं वो बाहर जा रहे हैं, फिर केंद्र सरकार दिल्ली से टीचर्स को बाहर फिनलैंड पढ़ने के लिए या जानकारी के लिए क्यों नहीं भेजती है। लेकिन मैं ये जानना चाहती हूं कि उनको पंजाब के प्रिंसिपल, टीचर, शिक्षा सब कुछ दिख जाती है, लेकिन जो नशा फल फूल रहा है पंजाब में केजरीवाल जी को, वो क्यों नहीं नजर आता है? डूबे हुए हैं पंजाब के युवा नशे में, युवा हो या किसी भी प्रकार की तस्वीरों में युवतियां भी नजर आ जाती हैं। तस्वीरें तो आपने भी देखी होंगी, टीवी चैनल्स पे चलती रहती हैं। देखिए, पंजाब के अंदर जो नशा है एक बहुत बड़ा इशू है। ये आज नहीं शुरू हुआ, ये पहली सरकारों के दौरान शुरू हुआ है। और आप देखिए, जो नशा है अफगानिस्तान और पाकिस्तान से आता था, जो ड्रग्स आते थे वो बड़ी सिटीज के अंदर जाते थे, और जो सेंटर, जो बॉर्डर है बीएसएफ है, सेंटर के अधीन है, वहां से बहुत रोक लगी है, उसके ऊपर बहुत लगाम लगी है। दूसरी बात, चार्जशीट की बात करूं, ईडी की क्रेडिबिलिटी के ऊपर बहुत बड़ा क्वेश्चन है। 5000 चार्जशीट फाइल होती हैं, उसमें से कितनों को आगे दिया जाता है? अब ये सरकारों को काम करने नहीं दिया जाता। आप देखिए, फिनलैंड में अगर टीचर ट्रेनिंग करने जाने देना चाहते हैं और दिल्ली का सीएम भेजना चाहता है और सरकार उसके ऊपर अंकुश लगाती है। पहले सुप्रीम कोर्ट के अंदर ने कहा कि एलजी इंटरफेयर नहीं करेंगे, एलजी के पास कोई फाइल नहीं जाएगी। इन्होंने 2021 में कानून ले आया कि नहीं, एडमिनिस्ट्रेशन में हमारा इन्वॉल्वमेंट होगा। ये देश के जो अलग अलग राज्य हैं जहां इनकी सरकारें हैं, उनको काम नहीं करने दिया जाता। यहाँ पे शिक्षा के ऊपर, स्वास्थ्य के ऊपर, रोजगार के ऊपर और महंगाई के ऊपर बात नहीं करते। अडानी जो इनके जो प्रिय हैं, उनको वो वर्ल्ड के नंबर 2 नहीं, और वो बात करे ना करे, मैं बड़ी मीडिया तो खूब इंपॉर्टेंट बात कर रहा है ना। बेरोजगारी दर चौथे नंबर पे मीडिया है। तो खूब बात कर रहा है ना। बेरोजगारी दर चौथे नंबर पे है दिल्ली की। अपने समय बोलेगा। मैं आपको बड़ी इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, जो देश के नहीं, संसार के नंबर 2 रिचेस्ट आदमी है, और जो इंडिया की टैक्स पेयर की 15 लिस्ट है, उसके अंदर उनका नाम नहीं है। ये सब फर्जीवाड़ा है। जो भाग गए विजय माल्या वगैरह
दाऊद भाग गए, पैसा लेके दुनिया भाग गई, लेकिन जो शाजिया जी। भागने वाले हैं उनके ऊपर अंकुश लगाइए। प्रधानमंत्री जी कहें साजिया जी, आज का विषय अगर हिंडनबर्ग है तो मैं चुनौती देता हूँ, उनका बुलाइए, मैं हिंडनबर्ग पर ही चर्चा करने को तैयार हूं, अगर है ये विषय तो। नहीं तो जो एडिटोरियल मैं ये कह रही हूं, बीजेपी के सेठी फाइनेंसर रहे हैं। सेठी जी, सरकार बात करे या ना करे, मीडिया तो खूब चर्चा कर रहा है, हर टीवी चैनल चर्चा कर मीडिया तो रहा आवाज है, उठा सकता लोकसभा है ना। राज्यसभा में भी मीडिया चर्चा आवाज हो उठा रही है, सकता है, तो कम से कदम कम तो थोड़ा सरकार तो ने भी- लेने हैं, थोड़ा तो हम भी सब्र। आवाज उठा सकते हैं, मीडिया भी आवाज उठा ठीक है, सकता है। थोड़ा सा सब्र। माया जी क्या कहना है आपका? केजरीवाल जी बता देते हैं पंजाब का क्या हाल है, प्रिंसिपल जा रहे हैं, टीचर्स जा रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, वो उठा देते हैं सवाल केंद्र सरकार के ऊपर कि दिल्ली से क्यों नहीं भेजा जाता। लेकिन जब पंजाब में नशा फल फूलने की तस्वीरें सामने आती है, नशे में युवक और युवतियां नजर आते हैं, तब वो इस पर काम क्यों नहीं करते, कुछ बोलते क्यों नहीं है इस पर? माया जी देखिए, इससे पहले अगर हम बात करें शिक्षक विभाग की, शिक्षण की, इससे पहले जहाँ तक मुझे याद है मेरी एक दो टीचर मेरी परिचित मेरी उसमें आई थी, उन लोगों की ये समस्या थी कि उन लोगों को समय से तनख्वाह नहीं मिलती थी, उनकी घरों में बड़ी आर्थिक स्थिति खराब थी और सरकार से ये बहुत समय से, ये बीजेपी ने भी एक बहुत बड़ा कैंपेन चलाया था कि शिक्षकों की तनख्वाह समय से दी जाए। ये पिछले टेन्योर की बात है, मेरे ख्याल से सभी को याद होगी। जो शिक्षक की अगर हम बात करें, शिक्षक की अब बात करते हैं, अगर वो पंजाब से अगर एक नया पंजाब से टीचर भेज रहे हैं तो ये बात जाहिर सी बात है कि दिल्ली के अंदर भी एक उन्होंने बहुत अच्छा सा प्रोफाइल बनाया है टीचर्स का, जो करना चाहिए। और मेरे ख्याल से जिस तरह से उन्होंने मेडिकल के रिलेटेड मोहल्ला क्लिनिक खोले थे, स्कूलों से स्थिति थोड़ी तो सुधरी है, लेकिन टीचरों की शिक्षण के ऊपर जो शिक्षक जो संस्था है, वो टीचर आज भी तनख्वाह के लिए अपनी उसके लिए, क्योंकि बहुत सारी टीचरों का EMI बहुत सारी चीज़ों का नहीं मिल पाता और बहुत सारी टीचरों की बहुत सारी मेजर प्रॉब्लम है जो पिछले टर्नओवर में मैंने भी एक दो डिबेट्स में डिस्कस करी थी कि उनको समय से तनख्वाह दिल्ली गवर्नमेंट नहीं बड़ी देती बात कह रही है, दिल्ली गवर्नमेंट नहीं देती, बड़ी बात में कोई दो राय नहीं है, खुद ही बता रही है नहीं देती है। मेरी नशे बहुत पर सारी तो हम बाद में बोलेंगे, हाँ। नशे पर तो हम बाद में बोलेंगे, लेकिन ये अगर हम दिल्ली की टीचर्स टीचरों बात की करें- व्यवस्था पे ये मैं ये नहीं कह रही मैं किसी राजनीतिक पार्टी से, क्योंकि बीजेपी ने एक बहुत बड़ा कैंपेन चलाया था कि शिक्षकों को तनख्वाह समय पे मिलनी चाहिए, क्योंकि उनकी घरों की आर्थिक स्थिति बड़ी खराब थी, वो उधार ले लेके खर्चे चला रहे थे, EMI भर रहे थे और समय से अभी भी नहीं मिल पाती है। बात करते हैं नशा मुक्ति पर। अब चूंकि पंजाब की तो एक बहुत मेजर प्रॉब्लम है, पंजाब में तो अभी आई आप गवर्नमेंट, ये जैसा कि सिंह साहब ने बताया, वो बहुत पहले से चली आ रही है, उस पर लगाम वो भी देखिए, अगर उसमें शिक्षा पंजाब के अंदर अगर नशा फैल रहा है तो भी एक राजनीतिक प्रोपेगेंडा के तहत फैल रहा है, इसमें कहने के लिए कोई दायरा नहीं है, क्योंकि राजनीति से अगर जो माफियाज हैं संरक्षण अगर उनको ना प्राप्त हो तो वो कब तक अभी कौन तक कर रहा खत्म है हो ये गए। राजनीति? कौन कर रहा है राजनीति? नहीं, ये सारे पॉलिटिकल संस्थाएं करती हैं, आम जनता सारी उसमें पिस रही political है, संस्था ये सभी चाहती है संस्थाएं कि करती हैं। पंजाब इससे का पहले युवा पंजाब में डूबा दूसरी रहे गवर्नमेंट नशे थी, में। आजकल बाकी अब राज्यों आपकी से कोई लेना गवर्नमेंट देना है। नहीं है, सिर्फ पंजाब से लेना देना होता है। नहीं, पंजाब से लेना नहीं, सभी जगह होता है, जितनी भी माफियागिरी, खबरें तो सिर्फ पंजाब से सामने आती हैं, तस्वीरें भी पंजाब से आती हैं। स्टेटों से सामने आती है, पंजाब से नहीं आती है, सभी से, जितनी भी पाकिस्तान से लगी, जितने भी बॉर्डर से लगे हों, सब जगह से माफिया नशा, सब जगह से, और सब माफियाज को, सब ड्रग्स को, कानून को, जब जितने भी इनके गैंग्स हैं, सबको राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है, इसमें कोई दो राय नहीं है। पुलिस है, पुलिस अगर चाहे तो अपने राजनीतिक हंडकों से परे हटके कैड़ापन करेगा, अगर चाहे तो नशा मुक्ति कर सकती है, लेकिन वो खून में वहाँ के बच्चों में, युवा में इस कदर भर चुका है, भर चुका है कि वो पंजाब से दिल्ली की तरफ डाइवर्ट हो रहा है। वो दिल्ली की तरफ भी डाइवर्ट हो रहा है, लेकिन प्रियंका राणा, मैं ये समझना चाह रही हूँ कि सरकारों का क्या काम है। केजरीवाल जी को ये नजर आ रहा है कि कौन टीचर, कौन प्रिंसिपल जा रहा है विदेश, लेकिन उनको ये नजर नहीं आ रहा है कि पंजाब का युवा जो है वो नशे में डूब रहा है। मैडम एक सेकेंड, प्रियंका राणा जी। साजिया, भ्रष्टाचार बढ़ रहा है दिनों दिन और आम आदमी, गरीब आदमी जो है वो इस आग के अंदर जलता जा रहा है। घोटाले में फर्क नहीं होना चाहिए, कहीं भी किसी भी तरह का घोटाला हो उसको उजागर होना चाहिए। ED, CBI, हमारे देश की जितनी भी पुलिस प्रशासन है, इस पर एक्शन होना चाहिए, कोई भी इस पे सवाल नहीं उठाएगा। लेकिन बात तब आती है जब आपकी CBI आपका जांच कर लेती है, लैपटॉप, आपके सारे कागजात चेक कर लेती है, लेकिन उसके बाद भी आप धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, तो क्या ये राजनीति नहीं है? क्या आज बीजेपी वहां पर खड़ी होकर के जो ये कह रही है कि घोटाले की जांच नहीं, अरे ED जांच कर रही है, चार्जशीट तो आपने दायर कर दी ना, तो वो काम कर रही है, तो उसके ऊपर आप क्यों इतना हंगामा कर रहे हैं? बात ये नहीं है। और दूसरी बात, आप अभी शैलन जी बहुत गुस्सा कर रहे थे कि हिडनबर्ग की रिपोर्ट, अरे ठीक है, वो सही है गलत है हम नहीं कह रहे, हमारे देश का अगर कोई भी कॉर्पोरेट जगत का एक दिग्गज आदमी अगर उसके ऊपर एलिगेशंस लगते हैं या कोई भी खराब होता है या
कुछ को होता होती है तो हमारे मैं देश तैयार के हूं लिए इस एक बड़ा पर बात सेटबैक करने है। के लिए। सुन लीजिए, एक जी, बहुत बिल्कुल बड़ा सुनता हूं। सेटबैक है जी। एक भारतीय नागरिक होने के नाते, क्योंकि अगर कोई कॉर्पोरेट बंद होता है तो हमारे देश के लिए एक बहुत बड़ा करूंगा, सेटबैक साजिया है। जी। लोगों को बेरोजगारी से झेलना पड़ेगा, बहुत लोगों को आहत होगा। लेकिन आपका जो सरकार है, LIC में आपके आम जन का पैसा लगा हुआ है। लोग अपना खून पसीना कमा करके अपनी बेटी की शादी के लिए, अपना घर बनाने के लिए, अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए उसमें लगता है, तो सरकार को सामने आना पड़ेगा, लोगों को तसल्ली देनी पड़ेगी कि हाँ हम लोग यहाँ पर हैं, हम जांच कर रहे हैं। लेकिन बीजेपी की तरफ से दही जमी हुई है, उनके मुंह के अंदर एक बार भी कोई स्टेटमेंट, सेबी की तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं आया है। कहां जांच हो रही है? तो इस पर जांच नहीं होनी चाहिए क्या? आप इधर तो कहते कोई भी राजनीतिक दल का अगर कोई भी नेता, उसके खिलाफ आपको अपोजिशन वाले के खिलाफ अगर एक्शन लेना हो तो तुरंत ईडी पहुंच जाती है। क्यों नहीं पहुंचती है जब आम जनता का पैसा लगा हुआ है और आम जनता परेशान है? शेयर मार्केट में क्या पैसा नहीं डूब रहा है? मैं नहीं कहती है फ्रॉड हुआ है, लेकिन क्या जांच नहीं होनी चाहिए? क्या आम जनता को तसल्ली नहीं मिलनी चाहिए? क्या आज शेयर मार्केट में जो पैसा इस इमेज खराब होने के वजह से हो रहा है, क्या उसके ऊपर राजनीतिक दलों को सामने आकर स्टेटमेंट नहीं देना शैलेंद्र दुबे चाहिए? जी, शैलेंद्र दुबे जी, मैं शुरुआत करूंगा पहले पंजाब के रेफरेंस से। मैं बड़ा ही बहुत मुझे कष्ट है कि पंजाब आज ऐसा राज्य है जो जीडीपी के कंपैरिजन में जो डेट है वो पंजाब ऑन टॉप नंबर पे। पहले जो डेट था जीडीपी के प्रोपोर्शनेट में 54.8% था और अभी रिपोर्ट आने दीजिए, हो सकता है 60% भी क्रॉस कर जाए। अभी मैं कल ही दैनिक जागरण की रिपोर्ट में आपके सामने रेफरेंस कोट करता हूं कि वहां जो सब्सिडी है, पंजाब की जो स्टेट कॉर्पोरेशन जो है पावर जो सप्लाई करती है, 19,000 करोड़ सब्सिडी पहुंच गई है और जिसमें से 13,175 करोड़ अभी तक बकाया है। तो एक बात बताइए, एक तरफ जो आप बात कर रहे हैं फ्रीबीज की और आपके पास आप फ्रीबीज दे रहे हैं क्या? शैलेंद्र दुबे जी, कौन सी पार्टी फ्रीबीज नहीं है ये बताइए मुझे। आप लोग 5 जब आंकड़ा रखा तो इनको कैसे दर्द हुआ? आप ये बताइए, इनकी पॉपुलर देखिए 13,175 करोड़ आपके पास देने के लिए नहीं है। अभी इन्होंने बात की हिंडनबर्ग की, तो हिंडनबर्ग के लिए एक विदेशी एजेंसी जिसकी क्रेडिबिलिटी क्या है, दूसरी पार्टी उसने आगे सवाल खड़ा किया, उसने एक रिपोर्ट कंसल्टिंग तौर पे कंसल्टिंग बनाने के लिए कर दी। ये दोगलापन नहीं चलेगा। देश के अंदर अगर आप बात करनी है, अगर घोटाला है तो दोनों घोटाले के बारे में बात करनी पड़ेगी। अगर नशा मुक्ति की बात है तो आपको राजनीति छोड़ करके उस पे काम करना पड़ेगा। इस तरह की राजनीति नहीं चलेगी। आम जनता जो है, अगर आपको उसके दुख सुख की इतनी ज्यादा चिंता है तो आपको निष्पक्ष होकर के काम करना पड़ेगा, सिर्फ राजनीति से काम नहीं चलता मुझे है। टाइम दीजिए। मैं ये कहता हूं कि अभी LIC के चेयरमैन का जो स्टेटमेंट आ गया, जो LIC का AUM है 42 लाख करोड़ से ऊपर है और LIC का एक अलग बात है। सेठी जी एक सेकंड बात रखने दीजिए। सेठी जी एक सेकंड, सेठी जी नहीं, एक एक करके बात रखेंगे, एक एक करके बात रखेंगे ताकि सबको सुनाइए। सेठी जी एक सेकंड, प्रियंका जी एक सेकंड, बात रखिए आप। शैलेंद्र जी जल्दी से पॉइंट पर आइए। मैं वही कह रहा हूं, LIC का AUM 42 लाख करोड़ से ऊपर है और उसका इन्वेस्टमेंट 1% से भी कम है अडानी ग्रुप के अंदर। स्टिल दे आर इन प्रॉफिट। दूसरा, SBI ने क्लियर कर दिया कि जो एज पर द लॉ एलोकेशन हो सकती है कर्ज की, वो उससे 50% हमने दिया, हमें कोई चिंता वाली बात नहीं। दूसरा, मैं सबसे बड़ा तथ्य रखता हूं आपके सामने, अडानी वो ग्रुप है ये लॉजिक नहीं है। आपको फायदा नहीं हुआ क्या? ये लॉजिक नहीं है। ये लॉजिक नहीं है। कमाल कर रहे हो, ये लॉजिक ही नहीं है। जो आपको पता नहीं आप क्या बोल रहे हो, आपको मालूम नहीं आप क्या बोल रहे हो। आप ये कह रहे हो अरे इकोनॉमिस्ट हो तो, लेकिन आपको समझ नहीं है। आप ये कह रहे हो हम घोटाला सहने के लिए तैयार है। हम कह रहे हैं घोटाला क्यों हो रहा है। माय गॉड, आप कमाल की बात कर रहे हो। अब अगर LIC आपको ये पता होना चाहिए, LIC हाईली प्रॉफिटेबल इंडस्ट्री है। अभी पहले PNB का घोटाला हुआ था, PNB का घोटाला हुआ था। आपको मुझे एक तथ्य जो छूट रहा है, इनको PNB का घोटाला हुआ था, सरकार को कंपनसेट करना पड़ा। जो लोगों के वेलफेयर के लिए पैसा लगना था, आपके वो लोगों को दिया गया। आपको इस बात की समझ ठीक है, नहीं है। सेठी जी आप सुन लीजिए, बोलिए। मैं ये कह रहा हूं कि आज जो है, जो अदानी ग्रुप के ऊपर जो कर्जा है वो 22% से कम है इंडियन बैंक्स का। विदेशी बैंकों ने जो है कंपैरेटिवली इंडियन बैंक्स के जो है कर्जा ज्यादा दिया हुआ है। और सबसे बड़ी बात,
अदानी ग्रुप की जो क्रेडिट गारंटी है वो सोवरेन गारंटी है। सोवरेन गारंटी क्या होती है? किसी भी देश के बराबर गारंटी। तो ऐसी कंपनी अडानी साहब देश के बराबर गारंटी है। आप अडानी का प्रवक्ता होगा, आप अडानी का अदानी का प्रवक्ता नहीं आप अडानी का प्रवक्ता होगा। देश के कमाल कर रहे हो। एक देश के आपको देश का प्रवक्ता होना चाहिए। शैलेंद्र जी, आपको देश का प्रवक्ता होना चाहिए, किसी ऐसे आदमी का प्रवक्ता नहीं हो जो देश के लिए देश के लिए अडानी के प्रवक्ता हो गए। मैं इनसे काउंटर सवाल करता हूं। अजय जी, मैं आपको भी प्रवक्ता कहना शुरू कर दूं। नहीं, मैं इनसे काउंटर सवाल करता हूं। वो अडानी ऐसा लोगों की बेवकूफियों की वजह से 10 लाख करोड़ डूबे हैं, 10 लाख करोड़ डूबे हैं, जिससे लगातार 5 साल का वो फाइनेंसर है भारतीय जनता पार्टी ये के। सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री उनके हेल्पलाइन यूज करते हैं। आप बताइए ना, प्रधानमंत्री जितना 55 साल में कर्जा हुआ उतना 8 साल में कर्जा ले लिया। 1,20,000 करोड़ रुपए। बैलेंस शीट देखनी चाहिए ना। नहीं, बैलेंस शीट आप देखोगे तो लोन लिया आप देखोगे बैलेंस शीट। दिक्कत है इसमें? बताइए। अच्छा, लोन ले लिया, एग्जैक्टली देश को कर्जदार बना दिया। आप करें, इसमें कोई बात नहीं। अरे भैया एक बात बताओ, जब जो है प्रोरेटा बेसिस पे डेवलपमेंट ज्यादा होगा, डेवलपमेंट ज्यादा हो गया, पैसा नहीं चाहिए। किसान रोज मर रहे हैं, मजदूर को कुछ मिल नहीं रहा, देश के 20 उद्योगपतियों को फायदा हो रहा है। आप कहां बैठे हैं? किसकी बात कर रहे हैं आप? LIC को बेचने की बात हो रही है, आप रेलवे बेच रहे हैं, आप ठीक है, सबका राजीव त्यागी, protection कर रहे हैं। डॉक्टर राजीव त्यागी, आप डॉक्टर राजीव त्यागी को बहस में लेकर जनता का आइए। पैसा दिया जा रहा है। डॉक्टर राजीव त्यागी को फ्रेम में लेकर आइए। डॉक्टर राजीव त्यागी, आप लोगों के ऊपर गंभीर आरोप लग रहे हैं। आरोप ये कि गोवा जाकर के आप लोगों ने पैसा खर्च किया है, क्या वाकई सच है? टॉपिक ये है, इस पे बात करिए ना। और जितने हिंडनबर्ग पे बात कर रही है बुला लीजिएगा। बड़ी जांच एजेंसी है, देश की जांच एजेंसी है। प्लीज सर, मेरे सवाल में इंटरप्ट मत कीजिए, मेरे सवाल में इंटरप्ट मत कीजिए एटलीस्ट। मेरा सवाल ये है कि ईडी पर आप लोग को विश्वास नहीं है क्या? राजीव त्यागी, हमें एक बात समझ नहीं आ रहा है, ईडी अगर अपना काम कर रही है तो ये इस चीज के लिए ये जो बीजेपी वाले हैं ये क्यों उसको डिफेंड कर रहे हैं कि ईडी ऐसा ईडी वैसा? ईडी को वो एक नहीं, जब ईडी बीजेपी से सवाल पूछेगी तब आप लोग भी तो इसी प्रकार का प्रदर्शन करेंगे ना। तब आप लोगों को भी तो बैठे बिठाए एक मौका मिलेगा बीजेपी को घेरने का। तो अभी उन लोगों को आपको घेरने का मौका मिल गया है। आपके सवाल का जवाब राजीव त्यागी मैंने दे दिया है। अब ये बताइए कि आप लोगों ने वाकई पैसा खर्चा है गोवा में जाकर के, जो आरोप ईडी ने लगाए हैं? मैं शाजिया जी वही मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। देखिए, एक पहले मेरी बात सुन लीजिए पूरी बात। देखिए, ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी जो है, जो देश की जो संस्थाएं हैं उनका एक अलग से गलत इस्तेमाल करने की कोशिश करती है, और ये इनको सब कुछ पता होता है ईडी क्या हो रहा है। ठीक है, मैंने आपके सारे आरोप मान लिए। अच्छा, सारे आरोप मैंने आपके मान लिए, लेकिन कौशल कांत जी आपसे सवाल पूछे। राजीव जी नहीं, राजीव जी नहीं, राजीव जी नहीं, आपने अपनी बात रखी। बार बार आप एक ही बात कह रहे हैं राजीव जी कि बीजेपी ईडी का गलत इस्तेमाल कर रही है। मेरा सवाल यह है कि क्या सबूत है आपके पास में कि बीजेपी इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट का, सीबीआई का गलत इस्तेमाल करती है? सबूत दिखाइए, अपना काम करने देना। कोई सबूत है आपके पास? कोई सबूत है आपके पास इसका? अगर आप अपने आप में ईमानदार है तो उनको ईडी को अपना काम करने दीजिए। ईडी तो पहले से भी अपना काम कर रही है। अच्छा। ये सब काल्पनिक चार्ज, फिर तो विपक्ष के पास बोलने का कुछ मौका ही नहीं रह गया। हाँ, आप दिल्ली में आपकी सरकार है, विपक्ष में बीजेपी है, तो वो तो करेंगे ना प्रदर्शन। आप ये देखिए, जैसे कि आप पंजाब में क्या करते थे, या फिर किसी और राज्य में आप पहुंच गए थे, गुजरात ही ले लीजिए, आप ही लोग पहुंचे थे ना, ऑटो से सीएम केजरीवाल पहुंच गए थे, तो आप लोग बच जाते, विपक्ष में थे आप लोग वहां पर। 6 महीने से। लेकिन जब बीजेपी विपक्ष में आकर के प्रदर्शन करती है तो आप लोगों को बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। तब आप कह देते हैं कि बीजेपी ईडी से मिली है, सीबीआई से मिली है। कौशल कांत जी, उनका लैपटॉप लेके चले गए, साजिया जी, इनको कुछ नहीं, सबूत नहीं आपके पास सर, कुछ नहीं मिलने वाला। बात में दम तब तक नहीं है जब तक आपके पास कोई सबूत नहीं है। आप शाजिया जी, शाजिया जी, आप देख लिया, कुछ नहीं मिलने वाला है इनको। ठीक है, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, लेकिन आरोप के लिए भी आपके पास सबूत होना चाहिए। ठीक है, कौशल कांत जी बात रखिए। मुद्दों से सुनिए, भटकाने का इनका भारतीय जनता अरे सर अब सुन लीजिए, बहुत देर मैं चुपचाप सुन रहा था। आप ही के लोग पहले नेता कहते थे कि हमारा नाम चार्जशीट में नहीं है। अब प्रिलिमिनरी इंक्वायरी के बाद जो रिपोर्ट आई है उसमें आपके नेताओं के चार्जशीट में नाम है, तो क्या आपको एक्सपोज नहीं करेगी? हम विपक्ष का काम नहीं करेंगे, हम धरना प्रदर्शन नहीं करेंगे? अगर हम नहीं करते तो किसको पता चलता कि आपके नेताओं के नाम ईडी ने डाली चार्जशीट में? तो जो आपका झूठ है वो पता चले। आप पंजाब 2 जगह सरकार चला रहे हैं,
पंजाब में और दिल्ली में, दोनों जगह के हेल्थ मंत्री कहाँ है? जेल में है। आपके शिक्षा मंत्री और शराब मंत्री आरोपी हैं। अरे लिस्ट तो देखिए, नाम गिनाने लोग कितने लोग आपने अपने ही नेताओं को जेल में डाल दिया है। ठीक, अरे सुनिए, मैं बीच में नहीं बोलता हूँ, मैं बीच में नहीं बोलता, मैं बीच में नहीं बोलता, चुपचाप सुनिए। पानी की व्यवस्था, आइए वसंत कुंज में रहता हूँ, दिखाता हूँ, रोज पानी में बदबू आती है। किस तरह की पानी की व्यवस्था करने की बात कर रहे हैं? और आपने 32 जोन थे, 32 जोन में 850 में से 650 शराब की दुकानें खोल दी। आपने एक बात पूरी हो जाए पहले नहीं बताया। आम आदमी पार्टी का प्रवक्ता आज तक आकर के अभी टीवी पे ये एक स्कूल का नाम नहीं बताया कि कौन सा स्कूल उसने खोला, लेकिन 850 में से 650 शराब की दुकानें खोल दी, क्योंकि शिक्षा मंत्री जो है वही शराब मंत्री है, और जो शराब मंत्री है उसी के पैसे से लेके गोवा में चुनाव हो रहा है। तो क्या कर रहे हैं? आम आदमी पार्टी शुचिता की बात करके आई थी, शराब में डूब करके निकल रही है। शिक्षा का नाम की बात आई थी ना, एक स्कूल का नाम बता दीजिए। जाने के पहले, प्रोग्राम खत्म होने के पहले दिल्ली में खोलेगा एक स्कूल का नाम बता जाइएगा। ठीक है, ठीक है कौशल कांत जी, लौटूंगी मैं आपके पास लौटूंगी। सेठी जी मेरा बड़ा सीधा सा सवाल है। राजीव जी एक सेकंड समय दीजिए मुझे भी। राजीव जी आ रही हूं मैं आपके पास। सेठी जी से सवाल है मेरा, बड़ा सीधा सवाल है सेठी जी। जब कोई सबूत नहीं है आम आदमी पार्टी के पास, किसी भी नेता के पास, केजरीवाल जी के पास, बीजेपी के खिलाफ कि वो एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट से मिली हुई है या फिर एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट या फिर सीबीआई बीजेपी के इशारे पर काम करती है, तो फिर ये आरोप क्यों? मनगढ़ंत कहानियां कुछ भी बोलते रहते हैं। आपके प्रश्न का उत्तर देता हूं, आप सुनिए, मुझे मौका दीजिए। देश के अंदर जगह जगह पे, कई स्टेट्स के अंदर जितनी संवैधानिक संस्थाएं, चाहे सीबीआई है, सीआईडी है, ईडी है या इनकम टैक्स का है, उनका मिसयूज करके, इन संवैधानिक संस्थाओं का मिसयूज करके सरकारों को गिराने का काम करा है। हम पुलिस कमिश्नर नहीं है कि हम आपको सबूत लगा, पुलिस कमिश्नर थोड़ी हैं, हम आवाज उठा सकते हैं, बिना सबूत के कैसे बोल सकते हैं? और हम आवाज उठाइए, लेकिन इन्वेस्टिगेशन करना इन्वेस्टिगेशन एजेंसियों का काम है, सबूत लाना एजेंसीज का काम है। अगर एजेंसीज फ्रीली काम नहीं करेंगी तो सबूत कहां से आएंगे? इंटेलिजेंस का आधार कोर्ट में जाकर के माफी अरे मांगे। आधार क्या है? सरकारें गिरी है जगह जगह पे। जो लोग आपने देश की जनता के मैंडेट का अपमान करा। जहां जहां मैंडेट मिला, अभी मेयर के चुनाव नहीं होने दिया जा रहा है, अभी कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है। मैं फिर भी ये सवाल होना नहीं चाहिए था कि क्या आधार है या फिर आपके पास कोई सबूत है या नहीं, लेकिन इतना गाया जाता है इस एक लाइन को कि ईडी बीजेपी के इशारों पर काम करती है, सीबीआई बीजेपी के इशारों पर काम करती है। तो माया सिंह जी, सवाल सबसे बुनियादी भी यही हो जाता है कि क्या सबूत है आपके पास, क्या आधार है वाकई? देखिए, देश की किसी भी संवैधानिक संस्था या जुडिशरी पे अगर आप इस तरह का इल्जाम लगा रहे हैं तो डेफिनेटली आपको अपने आरोप साबित करने पड़ेंगे, क्योंकि देखिए आप जवान से तो काम चला नहीं सकते। हम आखिरकार इन्हीं संस्थाओं पर निर्भर करते हैं अपने न्याय के लिए। आम जनता इन्हीं संस्थाओं पर निर्भर करती है न्याय के लिए। और आप इस तरह से अगर करें, मैंने कहा ना, जुडिशरी पर, किसी भी संवैधानिक संस्था पर आप नहीं उंगली उठा सकते हैं, क्योंकि हमारा देश इन्हीं संस्थाओं पर चल रहा है। अगर आप उसी पे ही नींव पर उंगली उठा देंगे तो आम जनता कहां जाएगी? लेकिन अगर आप आवाज कोर्ट क्यों नहीं जाते हैं? आवाज कोर्ट में जाकर क्यों नहीं उठाते हैं? देश का पैसा लेके व्यापारी भाग जाते हैं, वहाँ ईडी नहीं जाती। ठीक है सेठी जी लौटूंगी। तो जनता का तो नुकसान ही हो रहा है राजधानी दिल्ली में, लेकिन यहां झगड़ा बीजेपी और आम आदमी पार्टी में खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। इस बीच आम आदमी पार्टी के ऊपर एक बार फिर से गंभीर आरोप लगा है, उसी को लेकर के हम चर्चा कर रहे हैं। शैलेंद्र दुबे जी का सीधा मैं रुख कर रही हूं। शैलेंद्र जी, मुझे यह समझ नहीं आ रहा है कि एक राग को कई सालों से अलापा जा रहा है कि जो बीजेपी है, यानी कि जो केंद्र सरकार है, वो अपने इशारे चलाती है और उन्हीं के इशारों पर ईडी काम करती है, सीबीआई काम करती है, लेकिन ये सारी बातें, ये सारे राग को बिना सबूतों के अलापा जा रहा है और बावजूद इसकी ये कोर्ट नहीं जाते, इनको इतनी तकलीफ है। मैं आपको एक बहुत बड़ा तथ्य रखता हूं आपके सामने। अरविंद केजरीवाल जी के द्वारा जब ये सत्ता में नहीं आए थे, उससे पहले इन्होंने लगातार एक लंबी फहरिस्त है, चाहे वो अरुण जेटली के खिलाफ हो, चाहे विक्रम मजीठिया के खिलाफ हो या अन्य ऐसे कई राजनेता हैं, उनके खिलाफ इन्होंने सीरियस एलिगेशंस लगाए थे कि ये जो है भ्रष्टाचारी है। मेरे पास इनके खिलाफ साक्ष्य हैं। जब उन लोगों ने इनके खिलाफ मानहानि का मुकदमा किया, अगर आप इतने ही सीरियस पॉलिटिशियन थे, आप इतने ही आपके मजबूत क्रेडेंशियल्स थे, तो आपको इंतजार करना चाहिए था, आपको कोर्ट में साक्ष्य प्रस्तुत करने चाहिए थे। हुआ क्या?
विधिवत तरीके से लिखित में इंडियन हिस्ट्री में अरविंद केजरीवाल ने लिखित में माफी मांगी, तो ये तो इनके क्रेडेंशियल है। अब इनके बारे में बात करके अपना समय बर्बाद करना है। कहने को तो ये कुछ भी कहते हैं कि जी मोदी जी चोर, और रेफरेंस, क्या ये बहुत बड़ी ड्राइव नहीं चली, चौकीदार चोर है, चौकीदार चोर है, चली ना? हुआ क्या? किस नेता ने मतलब इस ड्राइव को चलाया? बाद में सुप्रीम कोर्ट में लिखित में माफी मांगी गई। तो ऐसे लोग जो सनसनी फैलाते हैं, बिना तथ्यों के जो समय बर्बाद करते हैं, अगर मीडिया जो है कोई चीज दिखाए तो उसको बोलेंगे गोदी मीडिया। एडिटोरियल भी ये चाहते हैं कि इनके हिसाब से तय हो। आज विषय है कि आम आदमी पार्टी के जो शीर्ष नेतृत्व है, दिल्ली का मुखिया, दिल्ली के डिप्टी सीएम, उनके खिलाफ जो चार्जेस की बात है, तो उसको उनके खिलाफ और किसी क्या सबूत मिले? ईडी को मिले यार, ईडी को मिले। अरे भैया ईडी को मिले ना। जब चुनाव डिक्लेयर होते हैं, एक ईडी की ग्राउंड बनाई जाती है। अभी कौन सा चुनाव है? 2-3 महीने बाद चुनाव है। 2-3 महीने बाद अभी तो नहीं है। कर्नाटका के चुनाव में, कर्नाटका के चुनाव में आम आदमी पार्टी जो बहुत बड़ा फेस है। चुनाव नहीं कराए गए, इनको पता था दिल्ली में हमें हार का मुंह देखना पड़ेगा। जब आम आदमी पार्टी गुजरात जाती है तो फटाफट चुनाव डिक्लेयर कर दिए जाते हैं। देश की जनता ने, मैं इनसे पूछना चाहता हूं, सुन लीजिए, आम आदमी पार्टी को दिल्ली के मेयर बनाने के लिए जनता ने बहुमत दिया है। आप मेयर क्यों नहीं बना रहे? आप मेयर क्यों नहीं बना रहे? आपका मेजॉरिटी है ना, आप मेयर क्यों नहीं बना रहे? बताइए। आप बनने नहीं दे रहे। अरे क्या बात है, एक बात बताओ, कौन रोक सकता है? जब जो है आपके पास 134 मेंबर है, आपके पास जो है विधायक हैं, आपके पास इतनी बहुमत है, और आप कह रहे को मतलब विपक्ष नहीं बनने दे रहे? कैसी हास्यास्पद बात कर रहे हैं आप? हंगामा कर देते हो आप हर बार। वाह 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 वाह, हंगामा कर देते हो। चलो मैं आप मेरे को लगता है वो जो तस्वीरें सामने आती है, वो जो तस्वीरें सामने आती है, वो जो तस्वीरें सामने आती है, सेठी जी, प्रचंड बहुमत सेठी जी, वो जो जूतम पैजार की, एक सेकंड शैलेंद्र जी, जूतम पैजार की जो तस्वीरें सामने आती है, कुर्सियां उठा उठा कर फेंकने की तस्वीरें सामने आती है, वो कहां से आती है बताइए? देखिए, उसके अंदर आम आदमी का कोई भी पार्षद नहीं था। इन्होंने हंगामा करा। इन्होंने पहले जो चुने हुए जो क्या कहते हैं, मतलब वहां पर भी हंगामा बीजेपी ने किया। जिन लोगों को पहले करा गया, उन्होंने चुपचाप उन्होंने कहा किसी तरीके चुनाव हो जाए, मेयर का चुनाव हो जाए, लेकिन उन्होंने होने नहीं दिया। एकदम उन्होंने उसको डिक्लेयर कर दिया, नेक्स्ट डेट दे दी। ये अभी तक देश की, दिल्ली की जनता के मैंडेट का अपमान करा इन्होंने। इनको दिल्ली की जनता माफ नहीं करेगी। दिल्ली की जनता ने पहले ही नकार दिया, हिमाचल की जनता ने नकार दिया। अब आने वाले चुनाव के लिए इनके अंदर दहशत है, बौखलाहट है, घबराहट है। ये डरे हुए, ये बहुत डर गए हैं, बीजेपी वाले बहुत डरे हुए हैं प्रियंका जी। लेकिन फिर भी बाकी पार्टियों के पास कोई सबूत क्यों नहीं है कि ईडी इन्हीं के इशारों पर काम करती है, सीबीआई इन्हीं के इशारों पर काम करती है? शादिया, 2 लाइन बोलना चाहूंगी। भ्रष्टाचार की जड़ें इतनी गहरी हैं और ये राजनेता ही इस भ्रष्टाचार के प्रहरी हैं। चाहे कोई भी पार्टी हो, मैं सबकी बात कर रही हूं, क्योंकि भ्रष्टाचार जो है आम जनता को खा रहा है, गरीब आदमी को खा रहा है। हमारे हक का पैसा इन भ्रष्टाचारियों की जेब में जा रहा है। बात करती हूं, तो सबूत की बात मैं बताती हूँ आपको, सबूत की बात। अब इन्होंने सत्येंद्र जैन के ऊपर ईडी से जांच करवाई। क्यों? क्योंकि उनके ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग का केस था। लेकिन मनी लॉन्ड्रिंग के एलिगेशंस तो अडानी पे भी है ना, जिसपे सत्येंद्र ये जो एक आदमी जो जेल के अंदर है, जब एलिगेशंस लगेंगे, कहना चाहिए अडानी अगर किसी का एलिगेशंस लगेंगे या अगर आप आदमी का एलिगेशन होनी चाहिए, तो क्यों नहीं अडानी के ऊपर होनी चाहिए? सेठी जी, आप कह रहे हैं कि वो स्वास्थ्य मंत्री है, लेकिन जेल में तो है, जेल में जाते हैं। सुनिए, मिसयूज है, मिसयूज कैसे है? एक सेकंड शैलेंद्र जी, मिसयूज कैसे है? जेल में जाते हैं, वहां पर मसाज करवाते हैं, टीवी देखते हैं, अखबार पढ़ते हैं, जनता दरबार लगाते हैं, और मिसयूज बीजेपी करती है। अच्छा, जवाब नहीं है आपके पास। जिसकी स्पाइन के अंदर प्रॉब्लम है, उसकी सर्जरी हुई है, उसका डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब करा। वो डॉक्टर नहीं था, वो पता चला था ना, जेल में कैदी था, सुनिए, पहले सुनिए, एक सेकंड। आपको याद है वो थेरेपिस्ट
रेपिस्ट नहीं मुझे था, याद रेपिस्ट है, था, आप मुझे मौका रेपिस्ट देंगे था, ना एक्सप्लेन करने रेपिस्ट का। था, रेपिस्ट था, आप बोलने नहीं- रेपिस्ट था। आप पहले बोलने देंगे स्वीकारिए, ना, मुझे पहले बोलने- स्वीकारिए। मुझे आपने बोलने कहा देंगे ना। फिजियोथेरेपिस्ट, मैं कह रही हूँ रेपिस्ट था, जो जेल रेपिस्ट था जो मैडम, मसाज कर रहा था। जो जेल के स्पोक्स पर्सन थे उन्होंने ये कहा जेल के अंदर एक परंपरा है, जेल के कैदी जो ट्रेंड होते हैं या कैद काट रहे फिजियोथेरेपिस्ट हैं उनको जो डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है वो फिजियोथेरेपी देते हैं। अगर आपको पता है अच्छा, कोर्ट के ठीक है, अंदर ठीक एक है, 10 सेकंड 5 ठीक सेकंड है। की बात करूंगा, कोर्ट के अंदर जज साहब ने कहा अगर आपके पास सतेंद्र जैन के खिलाफ कोई सबूत है तो लाइए। इन्होंने कहा ये जज चेंज कर दो, ये प्रश्न बोध करता है। ये भारतीय जनता जमानत मिल पार्टी गई? का जो जमानत मिल गई नहीं? है। कोर्ट ने अरे जमानत यही दी? संविधानिक संस्थाओं का मिसयूज है, ओ, यही संविधानिक बोलो, संस्थाओं का मिसयूज है। कोर्ट के ऊपर सवाल इतना खड़ा कर बड़ा रही है। मिसयूज है। कोर्ट के ऊपर सवाल जमानत खड़ा कर कौन रही है। मिलेगी? जमानत कौन मिलेगी? है तो दोनों आदमी बिल्कुल पर है। जांच होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? आप मुझे बस इतना बिल्कुल जवाब है। दीजिए। मैं बताता हूँ। हाँ बताइए, एक बात बताइए, हिंडनबर्ग ने जो भी क्या नाम है एक रिपोर्ट आरोप लगाए कि नहीं लगाए? आप मनी लॉन्ड्रिंग के आपने आरोप अडानी है को कि नहीं बिजली है? दे दी, कोल दे दिया, सतेंद्र पानी जैन दे क्या दिया। है? अरे भैया, हिंडनबर्ग की अगर इतनी हिम्मत है, मैं क्यों नहीं जाता हूँ हिंडनबर्ग को? एक एक करके, हिंडनबर्ग शैलेंद्र जी, एक एक करके। हिंडनबर्ग के आरोप में दम है। ठीक है, बात रख लिया आपने, हो गया, ठीक है, क्यों नहीं ठीक है। है? कौशल कांत जी को मेरे लाइए को डिबेट जानकारी है में। विजय की। कौशल कांत जी को लेकर आइए। कौशल कांत जी आप बात रखिए अपनी। देखिए, मैं बहुत देर से सुन रहा था और मेरे मित्र सरदार जी काफी सारे आरोप। मैं पहले तो एक फैक्ट देना चाहूंगा। इन्होंने कहा कि केंद्र सरकार राज्य सरकार को काम नहीं करने देती। उसका एग्जाम्पल बताता हूं कि मोदी सरकार ने छत्तीसगढ़ में जो 85,000 करोड़ रुपए दिए जाते थे उसको बढ़ा करके 42,000 करोड़ कर दिया है। तो जहां जैसी नीड है वैसी सरकार काम करती है। और दूसरी चीज बताता हूं, अभी तक आम आदमी पार्टी की तरफ से एक भी प्रवक्ता आके ये नहीं बता पाया कि मैन्युफैक्चरर शराब का एक था, रिटेलर शराब का एक था, डिस्ट्रीब्यूटर शराब का एक था। क्यों? इसका जवाब आज तक इसने नहीं दिया। इसके अलावा ये समझिए कि जो उन्होंने कमीशन का मनी होता उसको 6% बढ़ा के 12% कर दिया। इसका क्यों कर दिया? इसका भी कोई जवाब नहीं दिया। ईडी ने जो सस्पेक्ट किया करीब 26,000 करोड़ का नुकसान, राजस्व का नुकसान हो चुका है दिल्ली में इनकी इस पॉलिसी से। अरे सुनिए प्लीज 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 ये जो आप आंकड़ों के नाम पर बताते हैं ना कि हमने इतने पैसे दिए लद्दाख में 6,000 करोड़ आपने एलजी को दिए, लेकिन वो लैप्स होकर के वापस आ जाते हैं। वहाँ कोई काम नहीं होता, वहाँ पर लोग 5-5 दिन घंटे में बैठे हैं, भूख हड़ताल पे बैठे हैं, वहाँ पे काम नहीं होता। ये है आपके आंकड़े और ये है आप किस तरह से पैसा देते हैं उनकी। ठीक है प्रियंका जी, सुन लेते हैं। आप हंगर एंड ठीक है, एक सेकंड जी। नहीं, ऐसा डिबेट नहीं करना है, ऐसा डिबेट नहीं करना कि सब एक साथ बोले, सब एक साथ नहीं बोलेंगे, सब एक साथ नहीं बोलेंगे, एक एक करके बात रखेंगे। कौशल कांत जी बात पूरी कीजिए अपनी। शाजिया जी देखिए, गोल पोस्ट चेंज करने लगते हैं। जब मैं आरोप बताता हूं, फैक्ट वाइज बताता हूं, और अभी तक हमारे आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता है, सच्चाई है कि यही नहीं, इसके पहले भी पिछले 6 महीने से कोई भी आगे इन सवालों का जवाब देकर नहीं गया। सब गोल पोस्ट चेंज करते हैं। शराब की दुकान पे बारकोड नहीं चले, क्यों नहीं चले? क्योंकि घपला था। एयरपोर्ट पे 330 करोड़ की ईएमटी रिटर्न, क्योंकि घपला था। हर चीज में शराब में घपला था। और सबसे बड़ा घपला ये सबसे मैडम प्लीज, आपकी सरकार को फायदा हो रहा है। आपकी सीबीआई जांच कर चुकी है, कंप्यूटर सारे कागजात लेकर के जा चुकी है, लेकिन उसके बाद भी आप धरने प्रदर्शन कर रहे हैं। जांच में कुछ सामने तो आया है, तो बताइए क्या आया सामने? प्रियंका आम जी, आदमी पार्टी ये कह रही है कि हमने कोई घोटाला नहीं किया। आपने एलिगेशंस लगाए कि भाई वो कह रहे हैं हमने हर एक ब्लॉक के अंदर इक्वल जो थे ठेके लगाए हैं। पहले डिस्ट्रीब्यूशन जो था वो गलत था, लेकिन आप इस पे उसके बाद बिल्कुल फैक्ट पे कीजिए। आप, मैं तो चैलेंज कर रही हूँ। आप आरोप के लिए मैं हमेशा कह रही हूँ जांच होनी चाहिए, लेकिन ये दोगलापन क्यों आ जाता है? प्रियंका जी, इस तरह से डिबेट करने की कोई जरूरत नहीं है। आप मुझे सवाल है उसके ऊपर आप मेरे को ये बताइए कि स्कूल की नींद बता देना। आप बता दीजिए एक स्कूल का नाम। बता दीजिए एक स्कूल। प्रियंका जी आप बोल रही ना, फैक्ट तो यही है ना कि इन्होंने करीब 600 से ज्यादा शराब की दुकानें खोली, एक भी स्कूल नहीं खोला। क्या ये फैक्ट गलत है? अरे सही स्कूल है। की हालत देखिए सर, मैं पेरेंट्स एसोसिएशन की प्रेसिडेंट भी हूं। आप मुझे ये बताइए कि वहां पे सरकारी स्कूल की बात तो सुन लीजिए प्रियंका जी। एक सेकंड आप काउंटर कर लीजिएगा, प्रियंका जी काउंटर कर लीजिएगा, पूरी बात सुन लीजिए पहले। शैलेंद्र जी एक सेकंड, कौशल कांत जी जल्दी से बात पूरी कीजिए, फिर काउंटर करेंगी प्रियंका जी आपको। साजिया जी
ये जो हिंडनबर्ग के ऊपर बार बार राजनीति हो रही है, ऑलरेडी जो सिस्टम लेट डाउन है, इनके ड्रामे के पहले ही 30 जनवरी से ही आरबीआई ने अपना काम करना शुरू कर दिया है, फाइलें मंगा ली, इन्वेस्टिगेशन। तो ये सब अभी मामला दूसरा चल रहा है, उस पर बात कीजिए। जब बात होती फैक्ट की, जब होता है इश्यू की, तब आप बदल लेते हैं, तब आप बदल लेते हैं। और आप बताइए, बता दूं, 2024 का इलेक्शन दूध का दूध और शराब का शराब कर देगा। आप देखिएगा, जितने घोटालेबाज थे सब एक तरफ हो गए हैं। भ्रष्टाचार वर्सेस राष्ट्रवाद का इलेक्शन होगा और सारे भ्रष्टाचारी एक तरफ। राजीव जी सुन लिया, 2024 का जो इलेक्शन होगा वो दूध का दूध और शराब का शराब कर देगा, पानी का पानी नहीं। राजीव जी, शराब का शराब करेगा। ये तो जो है एमसीडी के इलेक्शन ने भी कर दिया दूध का दूध और शराब का शराब, और गुजरात के इलेक्शन ने भी कर दिया। ये पंजाब गुजरात के इलेक्शन में भी कर दिया, जहां आप कर रहे थे, दम के साथ पहुंचे भी थे। नहीं, गुजरात इलेक्शन भूल गए क्या एमसीडी के साथ साथ? ये साफ देखिए, ये साफ है। सर एक स्कूल का नाम बता दीजिए। जनता जो है, सर एक स्कूल का नाम बता दीजिए। जनता इस समय एक स्कूल का नाम सर, सुरक्षा, बेरोजगारी, मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, आप एक स्कूल का नाम बता दीजिए। और भारतीय जनता पार्टी सिर्फ राजीव जी एक स्कूल का नाम बता दीजिए। राजीव जी एक स्कूल का नाम बता दीजिए। राजीव जी कोई जवाब नहीं है, कोई जवाब नहीं है। दिल्ली कौन जीतेगा इसके लिए सब लड़ जाएंगे। ओनिका जी, स्कूल का नाम बता दीजिए। शीला दीक्षित ने जो काम किए वो आज भी दिखते हैं कम से कम दिल्ली में, और उसके बाद से दिल्ली में क्या हुआ वो नहीं दिखता। लड़ते सब रहेंगे कि दिल्ली मेरी, दिल्ली तेरी। मोनिका जी, जमुना का पानी नजर नहीं आ रहा है। कौशिका जी लौटूंगी आपके पास। दिल्ली के बच्चों से भारतीय जनता पार्टी को साजिया मैम, मैं पूछना चाहता हूँ। साजिया मैम जी, आपने बात रखी। आप क्यों नहीं पढ़ने देना चाहते? साजिया जी देखिए, आवाज ऊंची करने से सत्य को छुपाया नहीं जा सकता। सिर्फ मूल सवाल ये है, अगर आबकारी नीति की अगर बात करें साजिया मैम, तो मुझे ये बताएं, अगर वो नीति इतनी अच्छी थी तो मैम वापस क्यों लेगी? अगर उससे रेवेन्यू जनरेट हो रहा था, लाभ मिल रहे थे, तो आपका ये नीति वापस नहीं होनी चाहिए थी। जब वापस हुई तो मैम शक के घेरे में तो आएंगे ना। और रहा सवाल ईडी का, तो बेखौफ होके आप जाए, हमारे पे भी, राहुल जी पे भी ईडी का हुआ था ना, जब हेरल्ड केस गए थे ना। दूसरी तरफ अगर हम बात करें बीजेपी की, तो देखिए इनको ये लगता है कि इनके पास जब भी कोई आता है तो बिल्कुल वॉशिंग मशीन में सफा होकर आ जाता है। तो ये राष्ट्रवाद की बात तो करते ज़रूर हैं, लेकिन मैम सोचिए आप असम के जो थे हेमंत विश्वास, वहाँ से शुरू करें और तमाम वो लीडर्स जिन पे थोड़े आरोप लगने शुरू हुए वो झट से बीजेपी पे गए। और उसके बाद मैम आप बताइए शाजिया मैम, कौन सी एलिगेशन दोबारा उन पे लगा? कोई एलिगेशन नहीं लगा, सब हट गए। तो बीजेपी एक तरफ ये कहती है कि हमारे पास आओ, जितने भ्रष्टाचारी हम सबको साफ कर देंगे। ये इनका चाल चेहरा हो गया। ये बोलने आए थे पार्टी विद अ डिफरेंस। और आम आदमी क्या बोल के आई थी मैम? हम राजनीति नहीं करने आए, हम राजनीति को बदलने आए हैं। मैम ये है बदलने का स्तर कि आप कार्य नीति लेके आए और लोगों को इस तरह से आप गुमराह करें। रही मैम फिनलैंड की बात, एजुकेशन की बात, साजिया मैम मैं भी एक एजुकेशनिस्ट हूँ। फिनलैंड का एजुकेशन हमारे एजुकेशन पैटर्न से कहीं मैच नहीं करता। पहले ज़रूरी है मैम कि हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक किया जाए, हमारे टीचर्स, हमारा स्टाफ वो पूरा हो, तब बेस ठीक हो, तब आप रिसर्चर्स, स्कॉलर्स तमाम उन लोगों को बुला के ला सकते हैं। और अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से साजिया मैम हमारा रेशो 1:30 है, उनका 1:10, 1:5 है बच्चों का। आप कैसे उनकी एजुकेशन सिस्टम को यहाँ इम्प्लीमेंट कर सकते हैं? आप भेजिए, कोई मना नहीं है, लेकिन आप कॉस्ट तो देखिए कि क्या उसका कॉस्ट इफेक्टिव है, क्या उसका बेनिफिट हमारे बच्चों को मिलेगा। अगर मिलेगा तो मुझे लगता नहीं कि एलजी साहब को रोकना चाहिए। अगर एलजी ने क्वेश्चन पूछा है तो तुरंत आप आदमी को जवाब देना चाहिए। एलिगेशन लगा रहे हैं एलजी के ऊपर आप, बिल्कुल इनके पास कोई जवाब नहीं है, इनके पास कोई जवाब नहीं है। माया सिंह जी, समस्या तो यही है कि इनके पास कोई जवाब नहीं है। जैसे इसे कोई सवाल पूछो ये बीजेपी पर जवाब देना शुरू कर देते हैं, लेकिन अपने आप को भूल जाते हैं। नहीं, देखिए मैडम मेहरोत्रा ने बिल्कुल सही बात कही कि हमारा पैटर्न उनकी शिक्षा के पैटर्न से बिल्कुल भिन्न है। आप ये भेज के क्या साबित करना चाहते हैं कि रातों रात बदल देंगे? पहले तो आप अपनी स्कूलों की स्थिति बदलिए, स्थिति के बाद आप उनकी टीचरों पे जाइए जिनकी आर्थिक स्थिति आपकी वजह से ख़राब है, जो आप समय से तनख्वाह नहीं देते। बहुत से लोग अपने डिपार्टमेंट ट्रांसफ़र करा रहे हैं, अपग्रेड करा रहे हैं। मैं ऐसी 2-3 टीचरों को जानती हूँ और उदाहरण भी दे सकती हूँ नाम के साथ, क्योंकि जिन्होंने हाल ही में 4-4, 5-5 महीने बाद तनख्वाह नहीं मिली, उसके बाद उन्होंने अपग्रेड करा के दूसरे डिपार्टमेंट में चली गई जहाँ समय से तनख्वाह मिलती है।
तो पहले तो आप उस स्थिति को सुधारिए, उसके बाद शिक्षा पैटर्न को सुधारिए, शिक्षा पैटर्न के बाद अभी एक वो चीजें आती हैं, उसके बाद आप फिनलैंड वाली पे जाइए। आप जब बेसिक चीजें नहीं निपटाएंगे प्रियंका जी, जब आप शिक्षा का बेसिक पैटर्न नहीं सही करेंगे तो आप फिनलैंड भेज के कोई साबित नहीं कर पाएंगे। आम जनता के पैसे का दुरुपयोग कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। प्रियंका जी ऐसे मत कीजिए, आप टीचर को फिनलैंड भेज के कुछ नहीं साबित कर पाएंगे। आम जनता के पैसे का दुरुपयोग है, उसी पैसे को अगर सही तरीके से यहाँ पे प्रयोग करा जाए, स्कूलों की संस्था में करा जाए, टीचरों के साथ करा जाए, बच्चों के साथ करा जाए, वो ज्यादा बेहतर तरीके से प्रयोग होगा। हमारा भारतीय शिक्षण संस्थान बहुत सशक्त है, बहुत पैटर्न है, हमें फिनलैंड जाने की जरूरत नहीं है, हमें फिनलैंड जाने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे बच्चे अब भारत में शिक्षा ग्रहण करने आते हैं। प्रियंका जी बहुत सारे बच्चे शिक्षा ग्रहण करने भारत में आते हैं, फॉरेन जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन फॉरेन जाने की जरूरत नहीं है। केजरीवाल जी टीचर्स को बाहर भेज करके कुछ ट्रेनिंग दिलाना चाहते हैं, उसमें आप लोग ऑब्जेक्शन आप ट्रेनिंग पहले उनके आपके घर के खर्चे पूरे करवा दीजिए, समय के साथ परिवर्तन होना चाहिए। टीचरों की तनख्वाह पहले समय से दे दीजिए, तो केजरीवाल जी समय से दे दें। अरे केजरीवाल जी पहले समय से फंड रिलीज कर दें टीचर के लिए। आप कुछ टीचर को, आप गिनती के चंद टीचर को आप फिनलैंड भेज के क्या साबित करेंगे, मुझे ये बताएं पहले। आप पैसे का दुरुपयोग कर रहे हैं, एक नया भ्रष्टाचार निकल कर सामने आएगा। तो फिनलैंड जाने के एक नया भ्रष्टाचार शिक्षा के अंदर आएगा। अरे स्टेट में आप हैं, दिल्ली की सरकार आपके पास है, फैकल्टी रिक्रूटमेंट कौन करेगा? टीचर साइंस के टीचर्स आपके पास एक सवाल प्रियंका जी पूछा गया था, एक सवाल पूछा गया था, सवाल ये था कि कितने स्कूल खुलवाए हैं आम आदमी पार्टी ने, तो उसका जवाब आप दे नहीं पाई। दीजिए। मैं बताती हूँ ना क्यों नहीं खुलवाने की जरूरत नहीं है। जो पुराने हैं उनको तो सुधार लीजिए। स्मार्ट बोर्ड उनकी क्वालिटी तो देखिए, बहुत अच्छा जवाब है, क्वालिटी देखिए, बहुत अच्छा जवाब है। देश के अंदर स्कूल अगर है, कितने स्कूल ऐसे स्कूल है तो आम आदमी पार्टी उसी में पढ़ाती रहेगी। अरे पढ़ाएगा कौन मैडम? साजिद जी पढ़ाएगा कौन? जब टीचर्स पढ़ाएंगे ना, टीचर्स कितने हैं बताइए ना। अरे फैकल्टी टीचर्स कितने हैं? देश के अंदर, पूरे संसार के अंदर एजुकेशन सिस्टम है। प्लीज शांति। आप इस पक्ष में नहीं है कि नए स्कूल खुलने चाहिए थे। पिछले कुछ सालों में दूसरी बार तीसरी बार सरकार आती चली जा रही है, लेकिन एक भी स्कूल नहीं दिल्ली के लिए। आप सुन लीजिए पहले, सारे स्कूल शीला दीक्षित के जमाने के मचाने से नया स्कूल कोई खोला ही नहीं। मैं आपको बता रहा हूँ, इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर खंडर हुआ पड़ा है, पहले उसको तो मेंटेन करें। इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर वो खंडर हुआ पड़ा है, पढ़े होंगे और 20 अच्छे नहीं थे, लेकिन स्कूल के पीपल के पेड़ के नीचे पढ़े हैं। बड़ी लॉजिकल बात है, बड़ी लॉजिकल बात है। सेठी जी एक सेकंड प्लीज, सेठी जी बड़ी लॉजिकल बात है। 20-20, 25-25 साल पुराने स्कूल जो खंडहर बन चुके हैं, अब उन्हें नया करने की जरूरत है, दोबारा से इमारत बनाने की जरूरत है, ना कि उन्हीं में नए टीचर्स को ठूस देने की जरूरत है। नए स्कूल कितने बने, सवाल ये अभी इस समय दिल्ली के सामने, जिस पर आप लोग जवाब नहीं दे पा रहे हैं। और इससे ज्यादा मेरे पास समय नहीं बचा है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया सभी खास मेहमानों का भारत 24 पर मेरे साथ जुड़ने के लिए। आखिर में यही कहूंगी कि यहाँ कितनी भी चीख चिल्ला होती रहे, लेकिन सच्चाई क्या है, हकीकत क्या है, वो जनता जानती है, पब्लिक है, सब जानती है।